हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम 11th क्लास में यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 11th क्लास में जो यूनिट संख्या 1 है उसमें एक नया टॉपिक जिसका अध्ययन करेंगे सीमांत अभिकलन। सीमांत अभिकलन है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट देखो, अब तक जो भी क्लास हुई है 11th क्लास में उसमें हमने केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की जनरल बातें, इनके रसायन विज्ञान के क्या उपयोग है, उसके अलावा सांद्रता, कई प्रकार की सांद्रता, इनका हमने अध्ययन कर लिया है। ये सब बातें हमने कर ली हैं। उसके अलावा जो अपना डाल्टन सिद्धांत है, ये छोटी छोटी बातें इनका अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकलन। देखो होता क्या है, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी काम में आ रहे हैं और ये मिलकर सी बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इन्हें तो कहते हैं अभिकरण। ए और बी है ना, इन्हें कहते हैं अभिकरण। सी जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो अपना सीमांत अभिकरण कौन सा होगा? जैसे मान लो ए और बी दोनों इस पात्र में है, तो उत्पाद बन रहा है मान लो इस पात्र में, हम ऐसा मान रहे हैं ये ए इतना है, बी इतना है। मान लो ए तो 2 लीटर था, ए तो 2 लीटर था और ये बी है, ये मान लो 4 लीटर है। मान लो ये दोनों समान गति से अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, समान मात्रा से भाग ले रहे हैं, तो ये 2 लीटर ये 4 लीटर, तो जाहिर सी बात है 2 लीटर वाला पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म हो जाए वो अपने लिए क्या है? सीमांत अभिकरण। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा डेफिनेशन ये देंगे कि भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रमण पहले समाप्त हो गए, ठीक है, मैं लिखा हूँ जो पहले समाप्त हो गए, जो पहले समाप्त हो जाए वो अपने लिए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब सीमांत अभिकरण। सीधी सी परिभाषा है, ऐसा अभिकरण जो पहले समाप्त हो गया वो सीमांत अभिकरण। एक समाप्त हो गया तो दूसरा बचेगा, दूसरा बचेगा उसे हम कहते हैं आदित्य। आदित्य अभिकरण या एक्सिस अभिकरण। ठीक है, परिभाषा हो गई। सीमांत अभिकरण जो सबसे पहले समाप्त हो, बाद में जो बचा रहे उसे हम कहते हैं आदित्य अभिकरण। ठीक है, अच्छा अब देखो इससे रिलेटिव जो अपने बुक में प्रश्न रचते हैं वो क्या क्या है सीमांत अभिकरण पर, वो देखो हम एक एक करते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल है, हमें पहचानना है सीमांत अभिकरण कौन सा है। मान लो एक अभिक्रिया है जिसमें 2 मोल तो H2 के ले लिया है और साथ में हमने 2 मोल O2 के ले लिए, 2 मोल O2 के ले लिए और ये मिलकर हमें H2 बना रहे हैं। उदाहरण क्या है? 2 मोल H2, 2 मोल ऑक्सीजन हमने लिए हैं किसी पात्र में और ये हमें H2 बना के दे दें। अब हमसे वो प्रश्न में पूछ रहा है सीमांत अभिकरण बताओ। तो भाई सीमांत अभिकरण H2 तो होगा नहीं क्योंकि उत्पाद है, या तो ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा। हमें ये पहचानना है ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे पहचानेंगे। तो इसकी जो सरल रासायनिक समीकरण लिखी जाती है 2H2 + O2, ये मिलके बनाते हैं 2H2। रासायनिक समीकरण इसकी ये है 2H2 + में O2, ये मिलके बनाते हैं 2H2। अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल काम में आ चुके हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल काम में आ चुका है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन अभी बचा है। 1 मोल ऑक्सीजन बच रहा है तो ये तो आदित्य अभिकरण हो गया। खत्म कौन सा हो गया? H2 खत्म हो गया, तो अपने लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? H2 हमने पहचान लिया। पहचानने के लिए हमें क्या है, उसकी रासायनिक समीकरण दे देती है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कितना लिया था और रासायनिक समीकरण में कितना काम में आ गया। जो बच गया जो आदित्य, जो खत्म हो गया वो अपने क्या लिए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो एक प्रश्न है, थोड़ा सा हिसाब से करेंगे इस प्रश्न को। देखो क्या है प्रश्न, ये है अमोनिया और हाइड्रोजन है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। मैं प्रश्न लिखता हूँ कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस मिलकर, हाइड्रोजन गैस मिलकर NH3 का निर्माण कर रहे हैं, NH3 का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है कि 16.4 मोल NH3, 16.4 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए
अमोनिया के निर्माण के लिए H2 N2 के मोल ज्ञात हो। प्रश्न में दे रखा है N2 और H2 गैस मिलकर NH3 का निर्माण करते हैं अमोनिया का, और हमें ये बताना है कि 16.4 मोल अमोनिया हमें बनानी है। उस स्थिति में कितने मोल हाइड्रोजन है, कितने मोल N2 है, नाइट्रोजन है। तो देखो इसकी सबसे पहले इसकी सरल रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि नाइट्रोजन गैस मिलकर और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के दो परमाणु तो यहाँ भी याद आएंगे, नाइट्रोजन संतुलित हो गई। हाइड्रोजन के यहाँ 6 है, यहाँ कितने हैं, 2, इसे हम 3 से गुणा करते हैं तो N2 + 3H2 ये मिलकर 2 अमोनिया बना रहे हैं NH3। वास्तव में N2 और 3H2 मिलकर बनता है NaCO, और ये प्रक्रम होता है हेबर विधि। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है कि हेबर विधि नहीं पढ़नी है, नहीं ये पढ़ना है ऑक्सीडेटिव कैटालिस्ट कौन से नहीं। प्रश्न ये है कि इसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार से। अब वो प्रश्न में हमसे ये पूछता है कि 16.4 मोल NH3 के निर्माण के लिए कितने मोल नाइट्रोजन में, कितने मोल हाइड्रोजन में। तो देखो ये कितने मोल बना है, 2 मोल। ये कितने मोल काम में आए हैं, 3 मोल। ये कितने मोल काम में आए हैं, 1 मोल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पहले हम नाइट्रोजन के लिए लिखाएं, किसके लिए N2 के कितने मोल थे। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसलिए वाले 20-10 जैसे मान लो 100 रुपये में 8 पेन आ रहे हैं, ठीक है, तो 50 रुपये में कितने पेन आए, तो हमें करते भाई 100 रुपये में 8 पेन आ रहे हैं, 1 रुपये में आएंगे 8/100, 50 में आएंगे 8/100 गुणा 50, ऐसे करके हम करते थे। ये भी सेम उसी प्रकार से है कि भाई 2 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए 1 मोल N2 चाहिए। ठीक है, तो 16.4 मोल NH3 के निर्माण के लिए कितनी चाहिए, ये है कि भी 2 मोल NH3 के निर्माण के लिए, क्योंकि 2 मोल NH3 के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, 1 मोल N2 चाहिए। नाइट्रोजन गैस के कितने मोल चाहिए, 1 मोल। ठीक है, यदि मैं मान लो ये कहूँ कि इसलिए 1 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए कितनी मोल N2 चाहिए, 1/2। कितनी हो गई, 1/2। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है 16.4 मोल, क्या पूछता है, इसलिए 16.4 मोल NH3 के निर्माण के लिए कितनी मोल N2 चाहिए, 1/2 गुणा में 16.4, तो कितने आ गए, ये कटे 2 से, ये आ गया 8.2 मोल। कितना आ गया, 8.2 मोल। अपना आंसर क्या है कि हमें 2 मोल NH3 के निर्माण के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 1 मोल NH3 के लिए आधा मोल हो गई, 16.4 के लिए कितना होगी, 2 का भाग दीजिए 16.4 में। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि H2 के मोल और बताओ, किसके मोल बताओ, H2 के मोल बताओ। तो मुझे ये बताओ कि 2 मोल NH3, 2 मोल NH3 है, इसका निर्माण होता है किससे, 3 मोल H2 से। किससे होता है, 3 मोल H2 से। तो भी मान लो 1 मोल NH3 का निर्माण करना हो तो कितने चाहिए हमें, 3/2 मोल H2। कितने मोल चाहिए, 3/2 मोल H2। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि 16.4 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे, तो जाएंगे 3/2। अब किससे गुणा कर देंगे, 16.4 से, तो ये हो गया कितना, 8.2 को इससे गुणा कर दो तो 6 8 के 24.6 मोल, 24.6 मोल क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसके लिए कि यदि मान लो हमें 16.4 मोल क्या बनाना है NH3, तो हमें क्या चाहिए 24.6, तो क्या चाहिए H2, और नाइट्रोजन कितनी चाहिए 8.2 मोल, क्या चाहिए नाइट्रोजन, और H2 कितना चाहिए 24, नाइट्रोजन 8.2 मोल, H2 कितना चाहिए, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 24.6, और ये कितना चाहिए हमें NH3, ये चाहिए 16.4। यदि हम इन्हें एक सरल अनुपात में करते, देखो मैं आपको अब
क्या हमने जो किया है वो सही है? ये करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या हमारा आंसर ये आ गया कि 16.4 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए 24.6 मोल हमने वहां से लिए हाइड्रोजन चाहिए और 8.2 मोल क्या चाहिए N2 चाहिए। इन्हें हम सरल अनुपात में काटे तो 8.2 24.6 और 16.4, ठीक है। ये कट गए किससे? 8 दिए 24, 2 दिए 6, तो ये आ गए 3, ये कितने आ गए 2, यानी 1 अनुपात 3, ये क्या आ गया 2 मोल। देख लो रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या है, 2 मोल अमोनिया है, 3 मोल क्या है H2, 1 मोल क्या है N2, ठीक है। तो चाहे अब 2 मोल को कितना भी कर लो, हम इसका आंसर अनुपात में दे देंगे, ठीक है। ये तरीका तो हमें अब अपनाना है। यदि हम कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं तो इसी को अनुपात में ले, इसी चीज को अनुपात में ले जाना। कैसे? 2 मोल है, हमें जाना कहाँ तक है 16.4 तक, तो किससे गुणा करना पड़ा 8.2 से, किससे गुणा करना पड़ा 8.2 से। तो हमें पता है 2 के लिए 3 मोल चाहिए, तो इसे भी किससे गुणा कर देंगे 8.2 से, इसे भी किससे गुणा कर देंगे 8.2 से। तो ये तरीका होता है सीधा अपने डायरेक्ट आंसर को ज्ञात करने का, ठीक है। ये प्रश्न था हो गया। एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखो अब तो मोल दे रखा है, यदि मोल नहीं दे रखा हो तो लीटर में आयतन दे रखा हो तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? एक प्रश्न है कि भाई 2.6 लीटर CO2 में बदलने के लिए मानक ताप व दाब पर प्रश्न है 2.6 लीटर CO को कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलने के लिए मानक ताप व दाब पर कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी रासायनिक समीकरण देखिए। ये है CO किसमें बदलेगा CO2 में। CO को CO2 में बदलने के लिए मानक ताप व दाब पर कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, यानी CO की अभिक्रिया किससे हुई होगी ऑक्सीजन से हुई होगी, तब जाके वो किसमें बदला है CO2, ठीक है। तो देखो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संतुलित करें तो ये भी मान लो इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 2 से गुणा होगा, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर भी कितना होगा 4, ये आ गया 2 मोल CO। ये तो कितना है 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये कितने हैं 2 मोल। प्रश्न में हमें मोल नहीं दे रखा तो दे रखा है आयतन लीटर में। तो देखो क्या है, मानक ताप व दाब पर कोई भी गैस होती है ना, गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है 22.4, कितना होता है 22.4। यदि इस मोल को हम लीटर में बदलना चाहें तो ये है 2 गुणा में 22.4, कितना है 2 गुणा में 22.4। ये 1 मोल का मतलब कितना है 22.4, ठीक है। ये 2 मोल का कितना है 2 गुणा में 22.4, ठीक है। अच्छा अब देखो प्रश्न में वो हमसे पूछ रहा है कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, कब 2.6 लीटर CO को CO2 में बदलने के लिए। ये CO है कितना चाहिए, प्रश्न में कितना दे रहा है 2.6 लीटर, इसे किस में बदलना है CO2 में, तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए ये चाहिए हमें। हम इस पे बाद में पहले जो रासायनिक समीकरण जो संतुलित रासायनिक समीकरण वो क्या करेंगे, वो ये कह रही है कि 2 मोल CO को CO2 में बदलने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 1 मोल। लीटर के रूप में कहें तो 2 गुणा 22.4, 2 गुणा 22.4, ठीक है। 2 गुणा 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 22.4 है। प्रश्न को समझिए क्या कि ये है क्योंकि 2 गुणा 22.4 लीटर कौन है ये CO को CO2 में बदलने के लिए O2 का आयतन कितना आएगा 22.4, कितना आएगा 22.4।
भाई यहाँ मोल नहीं करते, मोल होते तो हम क्या करते, मोल पूछता और मोल ही देता तो हम क्या करते, भाई 2 मोल CO को CO2 में बदलने के लिए 1 मोल चाहिए, तो ऐसे कर लेते। अब आयतन दे रखा है लीटर के रूप में, मोल नहीं दे रखा तो हम क्या कहेंगे 2। अब इसका आयतन कितना होगा भाई 1 मोल पर 22.4 तो कितना होगा 44.4 लिखे, 44.8 लिखो या सीधा लिखो 2 गुणा 22.4 लिखो। तो 2 गुणा 22.4 लीटर को CO को CO2 में बदलने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए 22.4। यदि मैं ये कह दूं 1 लीटर CO होता, 1 लीटर CO को CO2 में बदलने के लिए ऑक्सीजन का आयतन कितना चाहता 22.4 बटे 2 गुणा में 22.4, हम ऐसा ही लिखते। अब हमसे कितना पूछा है 2.6 लीटर, कितना पूछा है 2.6 लीटर। ये प्रश्न वैसे ही होगा, देखो क्या है, यदि मान लो 100 रुपये में मान लो मैं दे रहा हूँ 4 पेन आ रहे हैं तो 25 रुपये में कितने पेन आएंगे, ऐसे प्रश्न हमने प्रूव किए हैं कि मान लो 100 में आते हैं 4 पेन तो 1 रुपये में कितना आएगा 4/100, तो 25 में कितने आएंगे 4/100 गुणा में 25, है ना, ऐसे ही करते थे। तो वही है कि 2 गुणा 22.4 लीटर CO को बदलने के लिए ऑक्सीजन का आयतन कितना चाहिए 22.4 लीटर। 1 लीटर होता तो कितना चाहिए 22.4 की संख्या का भाग देते थे। अब प्रश्न में हमसे 2.6 लीटर का पूछ रहा है कि 2.6 लीटर CO को CO2 में बदलने के लिए जो ऑक्सीजन का आयतन लगेगा वो कितना लगेगा 22.4 बटे 2 गुणा में 22.4, है ना। ये तो यही गुणा किससे करना पड़ेगा 2.6 से। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं 22.4 से 22.4 कट गया, ये 22.4 से 22.4 सीधा कट गया, मुझे पता है वहां जाके कटेगा, इसीलिए मैंने यहाँ गुणा नहीं किया है, ठीक है। अच्छा अब 2 से ये कट गया तो कितना है 1.3 कितना आ गया 1.3 लीटर, यानी 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को ये है ये रहा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिए थे, देखो ये 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलना पड़ेगा। उस स्थिति में ऑक्सीजन का आयतन कितना आया है 1.3 लीटर, कितना आया है 1.3 लीटर। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, ये कितना कर रखा है 2.6, ये हमसे पूछना भी कितना चाहिए, हमें ऐसा समझो आप भी ये जितना चाहिए ना उससे आधा चाहिए, भी ये 2 मोल चाहिए तो ये कितना चाहिए 1 मोल, ये 2 गुणा 22.4 चाहिए तो ये कितना चाहिए 22.4, ये 2.6 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 1.3, भाई इसका आधा होगा। यदि मान लो ये 20 लीटर होता, ये 20 लीटर होता है तो डायरेक्ट मेथड क्या करता है, ये 20 लीटर होता है तो उसका आधा, क्योंकि ये 2 मोल चाहिए तो ये 1 मोल की आवश्यकता पड़ती है। ये 20 लीटर होता है तो कितना आता 10 लीटर। यदि ऑप्शन है ABCD ऐसे करके तो डायरेक्ट करके आप रासायनिक समीकरण से आप दे सकते हैं ये आधा चाहिए, ठीक, तो अपना काम चल जाता है, आधा हो गया तो ये 2.6 तो ये 1.3, ठीक। लेकिन प्रक्रिया क्या है उसका तो ये इस हिसाब से है, ठीक। तो ये अपने जो लिमिटिंग एजेंट की सीमा कर देगा वो सिर्फ इतना सा था जो पहले खत्म हो गए वो सीमा करने के बाद उससे उस प्रश्न में मिलते हुए कि जो सीमा समीकरण का जो लॉजिक लगता है वो सब यहाँ हो गया, ठीक। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, एक आता है अणुसूत्र, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी दिमाग में। एक आता है अणुसूत्र, एक आता है मूलानुपाती सूत्र, एक आता है अणुसूत्र और एक आता है अपने मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक। देखो क्या है, जो अणुसूत्र होता है उसे हम सरल अनुपात में लेकर चले गए तो मूलानुपाती सूत्र बन जाता है। देखो कैसे C6H12O6, ठीक है। यदि मान लो मैं इसको 6 से काटूं तो कार्बन कितना बचा 1, हाइड्रोजन कितना बचा 2, ऑक्सीजन कितने बचे 1। तो ये मैं लिख रहा हूँ C6H12O6, ये तो अणुसूत्र है उस यौगिक का, और मैं लिख रहा हूँ CH2O, तो ये इसका क्या मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अणुसूत्र एक यौगिक का एक ही होगा, जैसे ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसका अणुसूत्र 1 है। यदि हम NaCl लिखना चाहें तो उसका अणुसूत्र अलग होगा, सोडियम क्लोराइड लिखना चाहें तो NaCl। यदि हम जल लिखना चाहें तो उसका अणुसूत्र अलग होगा, यदि हम अमोनिया लिखना चाहें तो उसका अणुसूत्र NH3 होगा, ठीक है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक का भी हो सकता है, एक से अधिक यौगिकों का भी हो सकता है। जैसे ये मूलानुपाती सूत्र इसका है, ये मान लो ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज फ्रक्टोज का अणुसूत्र यही होता है C6H12O6, मान लो ग्लूकोज का है फ्रक्टोज का, ठीक।
उसके अलावा एक यौगिक हम पढ़ते हैं फॉर्मेल्डेहाइड HCHO। यहाँ देखो कार्बन कितने, एक, हाइड्रोजन कितने, दो, ऑक्सीजन कितने, एक। तो भाई ये HCHO ये भी तो इसमें कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 1:2:1 है। यहाँ भी क्या है भाई, यहाँ भी क्या था, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अणु सूत्र हर यौगिक का अलग अलग होगा। मूलानुपातिक सूत्र एक यौगिक से अधिक यौगिकों का समान भी हो सकता है। देख लो इसमें यदि कोई हमसे पूछे मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे अणु सूत्र को एक सरल अनुपात में विभक्त कर ले, तो जो सरल अनुपात प्राप्त होता है वो अपना क्या होता है, मूलानुपातिक सूत्र होता है। ठीक, इनमें एक संबंध आता है। मुझे तो आप ये बताओ कि ये मूलानुपातिक सूत्र मान लो ग्लूकोज का है, ये मूलानुपातिक सूत्र CH2O ग्लूकोज का है, तो इसका अणु सूत्र बनाना हो तो मैं क्या करूँ, 6 से गुणा कर दूं। ये है CH2O, इसे हम 6 से गुणा कर दें तो कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यानी ये जो मूलानुपातिक सूत्र था इसे किससे गुणा किया, 6 से। ठीक है, अच्छा जब अणु सूत्र को मूलानुपातिक सूत्र हमने बनाया तो किससे काटा था, 6 से। यानी ये मान हो गया कोई n का, n को यदि हम मूलानुपातिक सूत्र से गुणा कर देंगे तो ये क्या प्राप्त हो गया, अणु सूत्र। ठीक है, कोई संख्या है n, उसे हम मूलानुपातिक सूत्र से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अणु सूत्र। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका मूलानुपातिक सूत्र ये है, n का मान ये है। जैसे मान लो प्रश्न आपसे ये पूछ लिया, एक यौगिक है जिसका मूलानुपातिक सूत्र A2B3C4 है। ठीक है, और n का मान मान लो उसने कह दिया 5 है। ठीक है, A2B3C4 है, n का मान 5 है। ठीक है, तो उसका अणु सूत्र बताओ। तो अणु सूत्र क्या होगा, 5 से गुणा करेंगे ना, ये 5 से गुणा करेंगे, ये क्या है A2B3C4, 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, A10 B50 हो गए, 15 हो गए ना, और C को 5 से गुणा करके कितने हो गए, C20। तो A10 B15 C20 ये इसका क्या है, अणु सूत्र है। मूलानुपातिक सूत्र क्या था, ये था, गुणा किससे किया, n से किया। यानी मूलानुपातिक सूत्र को n से गुणा करोगे तो अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। या दूसरा सूत्र हम ये भी कह सकते हैं कि अणु सूत्र में n का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, मूलानुपातिक सूत्र आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये मूलानुपातिक सूत्र अणु सूत्र हमारे क्या है वो हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।